25 जनवरी 2015 मेरे पापा को एक शादी में जाना था। 2 घंटे बाद मम्मी के पास कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस आना शुरू हुए। हमें बस इतना बताया गया कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, बाहर मेरी मासी खड़ी थी। उनकी आंखें नम थी और उन्होंने मेरी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के बस एक इशारा किया, नहीं। मेरी उम्र अभी 23 साल है। आपकी उम्र क्या है? 24? 25? अभी तक तो आपको एक हार्ट ब्रेक मिल ही गया होगा। सबको मिल जाता है यार। 15 साल की उम्र से मिल जाता है, लोगों को 10 साल की उम्र से मिल जाता है। और जिस दौर में हम बड़े हो रहे हैं ना, हम हर हार्ट ब्रेक के बाद आजकल यही सोच लेते हैं कि मैं तो भाग जाऊंगा, मैं तो पहाड़ों में चला जाऊंगा और वहीं बस जाऊंगा। मैंने ये सोचा, लेकिन सिर्फ सोचने के लिए नहीं सोचा। मैंने एक्चुअल में ऐसा किया। आई लेफ्ट माई सिटी। मैंने छोड़ दिया अपना घर और उस एक हार्ट ब्रेक की वजह से मैं बस गई जाके पहाड़ों में। और ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं क्यों और किस हालात में भागी, आपको इस कहानी के अंत तक पहुंचना पड़ेगा। तो अर्ज किया है, अपने मन में इरशाद जरूर बोलना। तो अर्ज किया है कि मैं अक्सर जब जिंदगी में हार जाती हूँ, मैं अक्सर जब जिंदगी में हार जाती हूँ, बस्ता उठाती हूँ और सीधे पहाड़ जाती हूँ। भारत में ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मुंबई ही सपनों का शहर है, लेकिन असल में एक और ऐसा छोटा शहर है जहां लाखों बच्चे हर साल अपने सपने बुनते हैं। ये शहर फेलियर स्टोरीज के लिए ज्यादा और सक्सेस स्टोरीज के लिए थोड़ा कम जाना जाता है, और मैं ठीक उसी शहर से आती हूँ, कोटा। हाय, आई एम जानवी, a writer, poet, storyteller, lyricist, traveler, content creator, hip hop artist, voice over artist, freelancer and what not। मेरे पापा एक रंगमंच एक्टर और राइटर थे, लेकिन पार्ट टाइम। फुल टाइम वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे। मगर मुझे उनके रंगमंच एक्टर और राइटर वाला रूप थोड़ा ज्यादा समझ में आता था। मेरे पापा बड़े गंभीर किस्म के इंसान थे। उन्हें मैंने आज तक खुल के हंसते हुए नहीं देखा। और वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना कि खुल के रोओगे नहीं तो खुल के हंसोगे कैसे। बस वैसा ही कुछ था उनके साथ। वो कम बोलते थे, अपने में रहते थे, लेकिन मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। और पहली चीज जो मैंने उनसे सीखी वो था प्यार। साल 2007 की बात है। मेरी मम्मी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी, और ये अचानक खराब हो जाने वाली तबीयत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने गंभीर बीमारी का रूप ले लिया। 1 साल के अंदर मेरी मम्मी के कुछ 3 ऑपरेशंस हुए और उनकी लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया गया। उस दौरान मैं 7 साल की थी और मेरा भाई 10 साल का। तो हमें कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया, और उन्होंने मार पीट के ही सही, लेकिन खाना देके हमें जिंदा रखा। और मेरी राइटिंग की असली शुरुआत वहां से हुई। पोएट्री से नहीं, लेटर्स से। वो लेटर्स जो मैं अपनी मम्मी पापा की नामौजूदगी में उन्हें लिखा करती थी कि वो कब आएंगे और हमें इस हेल होल से निकाल कर जाएंगे। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि मेरी पीड़ा तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी मौत के मुंह से बाहर निकल के आई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था। रिश्तेदार लोग एक आखिरी बार मम्मी से मिलने पहुंच गए थे, लेकिन मेरी मम्मी की जान बचाने में मेरे पापा ने अपनी जान लगा दी, और वो उन्हें सही सलामत घर लेकर आए। उन्होंने मेरे लिए जिंदगी भर के लिए प्यार का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, और इसी से मैं उनसे दूसरी चीज सीखी, और वो था कर्तव्य, जो उन्होंने प्रेम के प्रति तो बखूबी निभाया ही, लेकिन साथ साथ अपने रंगमंच एक्टर और राइटर वाले रूप को भी जिंदा रखा। मुझे याद है वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस से घर आते थे, और खुद को आराम करने का मौका दिए बिना ही वो अपने अगले नाटक की स्क्रिप्ट पकड़कर बैल्कनी के चक्कर काटते थे। कभी राजा का रोल करते थे, कभी सैनिक की भूमि निभाते थे, और शायद एक्टिंग कर करके ही वो अपने असली फीलिंग्स को भी छुपाना सीख गए थे, माहिर हो गए थे उस चीज में। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि वो एक घुटन के साथ जी रहे थे, और इस घुटन को साथ लेकर ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। 25 जनवरी 2015
मेरे पापा को एक शादी में जाना था। ग्रे कलर का सूट उन्होंने पहना था। जच रहे थे, बड़े हैंडसम लग रहे थे, एकदम शाहरुख खान टाइप्स। जाते-जाते उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मैं शादी में जा रहा हूँ, आने में थोड़ा लेट हो जाऊँगा। मम्मी की तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखना। उस समय तो मैंने इस बात को बहुत ही कैजुअली लिया, लेकिन आज लगता है कि वो मेरे ऊपर ज़िंदगी भर के लिए एक ज़िम्मेदारी सौंप कर गए हैं। पापा शादी में गए और मैं सो गई। 2 घंटे बाद मम्मी के पास कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस आना शुरू हुए और रिश्तेदारों तक कहीं न कहीं से ये खबर पहुँची कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है और हमें बस इतना बताया गया कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मम्मी ने एक बैग लिया और उसमें ज़रूरत के कपड़े, बर्तन, छोटी-मोटी खाने-पीने की चीज़ें सब भर लिया क्योंकि हॉस्पिटल में तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। 15 साल की जाह्नवी को लगा कि उस समय अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किसी चीज़ की है, तो वो है भगवान जी की। और हमारे किचन में ना ऐसी एक छोटी-सी तस्वीर होती थी भगवान जी की, जिसे सॉकेट में लगाओ तो उसमें ऐसे लाइट जल जाती है। मैंने जैसे ही उस तस्वीर को निकाला, समहाउ उसके 3 टुकड़े हो गए। ये यूनिवर्स की तरफ से कैसा इशारा था? मगर हालात कुछ ऐसे थे कि वो 3 टुकड़ों वाली तस्वीर को लेकर ही मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली गई। हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, बाहर मेरी मासी खड़ी थी। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने मेरी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के बस एक इशारा किया, नहीं। मेरी मम्मी तो वहीं गिर गई। मैंने जैसे-तैसे अपने होश संभाले। मेरे पापा को स्ट्रेचर पे लिटा के बाहर लाया जा रहा था और पहली बार मैंने मेरे पापा को चुप से भी ज़्यादा चुप देखा। हम उन्हें घर तो ले आए, मगर हमारे घर से घर को घर बनाने वाला आदमी हमेशा-हमेशा के लिए जा चुका था। हमारे परिवार की नींव कमज़ोर हो गई। 3 साल लग गए मुझे, मम्मी और मेरे भाई को एक-दूसरे को समझने में और खुद को और एक-दूसरे को सँभालने में। हादसा ही इतना बड़ा था। चले पापा गए, मगर मौत से हम जूझ रहे थे। मगर जाते-जाते जो एक चीज़ वो मुझे हमेशा के लिए दे गए, वो था प्रेम और कर्तव्य के प्रति उनका जुनून। वो जिस सीढ़ी पर इस जुनून को छोड़ के गए थे, ठीक उसी सीढ़ी से मैंने उनकी यादें और उनके आशीर्वाद को लेकर चढ़ना शुरू किया और अपनी पहली कविता पोर्ट्रेट्स एट अ प्लेस अपने पापा के नाम लिखी। पापा के बाद मैंने खुद को कविताओं में, किताबों में, कहानियों में झोंक दिया। उस समय ना मुझे पैशन की समझ थी, ना पैसे की परवाह। मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती थी जो मुझे खुद से बेहतर तरीके से जोड़ रही है, एक नया नज़रिया दे रही है। वो सब सोचने पर मजबूर कर रही है जो एक आम आदमी नहीं सोच पाता। 2015 से 2016 तक मैं लिखती रही और फिर मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इंस्टाग्राम से। आज जिस पेज पर मेरे मिलियंस में व्यूज हैं, कभी वो पेज पेनिंग डाउन द फील्ड्स के नाम से उस बच्ची ने बनाया था जिसके पास शिकायत करने के लिए लोग नहीं थे। छोटी-छोटी कविताओं को पिक्चर फॉर्मेट में लिखना, 200 लाइक देखकर खुश हो जाना और फिर अपनी अगली कविता की ओर बढ़ जाना। बस यही मुझे दुनिया के सामने भी रख रहा था और दुनिया से दूर भी। वक्त बीता, 12th के एग्जाम्स हुए, मेरा रिजल्ट आया एंड आई स्कोर्ड रियली वेल। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल और अब समय था हायर स्टडीज के बारे में सोचने का और कोटा से बाहर निकलने का। तो मम्मी और भाई ने फैसला किया कि हम लोग जयपुर चले जाएंगे और मेरा एडमिशन जयपुर के किसी कॉलेज में हो जाएगा। मगर मेरा दिल तो मुंबई जाने का था क्योंकि बचपन से पापा को एक्टिंग करते हुए देखा है और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर अगर कोई कला है तो वो सिर्फ एक्टिंग की है। मैं एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मगर मेरे फैसले डगमगा रहे थे। एक तरफ मम्मी को अकेले छोड़ के जाने का डर था, मगर दूसरी तरफ सपनों की उड़ान भी तो भरनी थी। जब मैं इस डिलेमा के बीच थी, तो मैं अपने मैथ्स टीचर पुनीत सर के पास गई और उनसे ये सब कुछ शेयर कर दिया। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा, जहां माँ बाप को आपकी जरूरत हो ना, वहां हर चीज पे कुर्बानी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर तूने कुछ पा भी लिया
तो कुछ समय बाद तुझे वो वक्त याद आएगा जो तू अपने घर वालों के साथ बिता सकती थी, मगर वक्त की भाग दौड़ ने तुझसे कुछ कीमती छीन लिया। बस इसी हिम्मत और इसी एडवाइस को अपने साथ लेकर मैं मम्मी और भाई के साथ जयपुर चली गई और वहां के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहां जाकर भी प्लान यही था कि बीकॉम करना है, फिर कैट की प्रिपरेशन, देन एमबीए और नौकरी, जैसे हमारे घर के सारे बच्चे अभी तक करते आ रहे हैं। पर मैंने ये सोचा कि एक्टिंग तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो राइटिंग को कंटिन्यूड रखूंगी। और तब तक भी राइटिंग एक शौक ही था, मगर दौर बदल रहा था। मेरा नहीं, मुझ जैसों का, जो मुंबई में थे। एक नया नया शब्द सुनने में आया था, वायरल। और कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोएट्स और स्टोरी टेलर्स वायरल हो रहे हैं, मुंबई वाले, ये कविताएं लिखते हैं और ये सिर्फ कविताएं लिखते हैं। इन्हें कविताएं लिखने का और कहानियां सुनाने का पैसा मिलता है। और जिस दिन मुझे पता चला कि राइटिंग में करियर बनाया जा सकता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद अपनी किसी भी पोएट्री या अपने किसी भी राइटअप को कॉपी के रफ पेज पे नहीं, बल्कि पूरी इज्जत और पूरी श्रद्धा के साथ फ्रंट पेज से लिखना शुरू करूंगी। शायरी, पोएट्रीज, कहानियां, हिप हॉप तक के माध्यम से मैंने अपने दिल की बातें लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। नए नए कैफेज में जाती थी, नए नए परफॉर्मेंसेस करती थी, नए लोगों से मिल रही थी। और ऐसे ही वक्त बीता चला गया और 2020 आया। मैं जिस हद तक अपनी कला में मशगूल थी, मुझे ठीक वैसा ही एक शख्स मिला। दिन भर दुकान पे बैठकर पैसे जोड़ता था और रात में गाने बनाता था। उसकी इस डेडिकेशन ने मुझे उससे प्यार करवा दिया। पापा के बाद मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं लोग मुझे छोड़ ना दें। और मैं हमेशा उससे बोलती थी कि कहीं तो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, मेरा दिल तोड़ तो नहीं देगा। और उसने मुझे हर तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश करी कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और मैं उसके प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने असलियत देखने से हमेशा इनकार किया। रिलेशनशिप्स इमोशंस के बेसिस पर बनते हैं, लेकिन अगर आपके इमोशंस को हर दूसरे पल ठेस पहुंचाई जा रही है, तो थोड़ा लॉजिकल होकर भी सोचना पड़ता है। एंड आई बिलीव कि मैं पहली ऐसी इंसान नहीं हूं जिसके साथ ये सब हो रहा है। मैंने कई दोस्तों को देखा है, कई कलीग्स को देखा है। हर किसी के रिलेशनशिप में कोई ना कोई बाधा है, मगर वो उस बाधा के साथ चल रहे हैं क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगता है कि लोग उन्हें छोड़ जाएंगे। उसने मुझे इस हद तक हर्ट कर दिया था कि अब ना मैं उसके पास रह पा रही थी और ना ही उससे दूर जा पा रही थी। क्योंकि हम एक शहर से थे, इसलिए हर कैफे, हर गली, हर पार्क में हमारी कोई ना कोई मेमोरीज थी। मैं जैसे ही उससे दूर जाने का सोचती, मुझे उसके पास जाने का ख्याल आने लग जाता। इसलिए मैंने वो सारे रास्ते ही बंद कर दिए जिससे मुझे उसकी याद आए। मैंने अपना शहर छोड़ दिया और मैं जयपुर से दिल्ली या जयपुर से मुंबई नहीं, बल्कि जयपुर से सीधा हिमाचल चली गई। 12 अक्टूबर 2022 को मेरा ब्रेकअप हुआ। 13 अक्टूबर को मैंने कसोल के एक हॉस्टल में एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर अप्लाई किया। 14 अक्टूबर को मेरा पहला इंटरव्यू कॉल था। 15 अक्टूबर को मैंने अपना दूसरा इंटरव्यू क्लियर किया। 16 अक्टूबर 2022 को मैं सिलेक्ट हुई और 19 अक्टूबर की सुबह मैं हिमाचल में थी। लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस मैंने एक झटके में ले लिए थे। जब मैं हिमाचल पहुंची, सामने पहाड़ थे, आसपास ठंडी हवा चल रही थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि मैं अपने प्यार, अपने परिवार और अपनी पोएट्रीज तीनों से बहुत दूर हो गई थी। मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा डाउनफॉल तो क्या ही आएगा। एक पेरेंट को खो दिया, जिससे प्यार किया उसे खो दिया, जो शहर नहीं छोड़ना था उसे छोड़ दिया, कविताओं ने मुझ तक आना बंद कर दिया। मतलब मैं नंब हो गई हूँ। मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं पत्थर सा महसूस करने लगी थी। कसोल में सुबह 7 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी और रात के 12 बजे तक वो चलती थी। और मैंने खुद को कामों में बहुत ढंग से व्यस्त कर लिया। और एक हफ्ते की बेचैनी के बाद मेरी जिंदगी में लोगों की कमी होना बंद हो गई, क्योंकि मैं एक हॉस्टल में काम करती थी। वहां हर दूसरे मोमेंट पे कोई ना कोई गेस्ट आता था और मोस्टली वहां पे सोलो ट्रैवलर्स आते थे और लगभग वो मेरी उम्र के ही होते थे। धीरे धीरे मैंने लोगों को अपने बारे में बताना शुरू किया।
कि कैसे मैं पोइट्रीज करती हूँ, रैप करती हूँ, शायर हूँ। तो लोग भी इंसिस्ट करने लगे कि आज तो जानवी शायरी सुनाएगी, आज तो जानवी पोइट्री करेगी। तो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मैं अपने सारे ज़रूरी काम खत्म करती और शाम को 7 बजे हॉस्टल के कॉमन एरिया में चली जाती, जहाँ पे सब लोग बैठ के चिल करते थे। शुरू-शुरू में तो मुझे स्ट्रेंजर्स के सामने परफॉर्म करने में बहुत घबराहट हुई, मगर धीरे-धीरे मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी। जब लोग मुझे सही तरीके से सुनते थे, मेरी कविताओं में अपना कुछ ढूँढते थे और एक बार के लिए सारी चिंताओं को भूल जाते थे, तब मैंने अपने लिए अपनी कामयाबी की डेफिनेशन रीसेट की। जब मैं जयपुर छोड़ के हिमाचल आई थी, तब मैंने एक जर्नल मेंटेन की थी और उस जर्नल के पहले पन्ने की पहली लाइन थी, आई हेट ट्रैवलिंग। और आज मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। लोकल कल्चर्स में अच्छे से घुल मिल जाती हूँ। एक ट्रैवल कंपनी भी रन करती हूँ। अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ ट्रैवल के अराउंड। और ये सब हो पाया उस एक डिसीजन की वजह से, एक इंसान की वजह से और एक ब्रेकअप की वजह से। और मुझे यही समझ में आया है कि अगर आपको आपके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, सो यू हैव टू एस्केप द नोन एंड मूव टुवर्ड्स द अननोन। जब कुछ नहीं बचता तो ये तरीका हमेशा काम आता है, जो आपको मरने नहीं देता और जिंदा रखता है। ये सब मेरे साथ हो गया और प्यार करके मैंने देख लिया। और प्यार करने के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि हर इंसान आपकी जिंदगी में किरदार निभाने ही आता है। कभी कभी वो किरदार उम्र भर कहानी में रह जाता है, तो कभी आखिरी के कुछ पन्ने आपको अपने हिसाब से ही भरने पड़ते हैं। अगर कोई आपका साथ नहीं दे पा रहा, हर दूसरे पल झूठ बोलकर आपको बेचैन कर रहा है, तो बेहतर है उसका साथ वहीं छोड़ दिया जाए। कोशिशों में कमी मत रखना, लेकिन कमी अगर कोशिशों की जगह इंसान में झलकने लग जाए, तो अपनी कोशिशों का सही जगह ही इस्तेमाल करना। और सुनो, अगर कोई साथ निभाने वाला नहीं मिले ना, तो अकेले ही निकल जाया करो, क्योंकि ये साथ निभाने वाले अक्सर घर में कैद करके रखते हैं। कसोल में मैंने 1.5 महीना काम किया, लेकिन 1.5 महीने बाद हिमाचल के वेदर से मेरी स्किन में इन्फेक्शंस हो गए, जिस वजह से मुझे वापस अपने घर जयपुर आना पड़ा। 10 दिसंबर 2022 को मैं जयपुर आई और 11 दिसंबर 2022 को मैं और मेरा भाई जयपुर की मीठी मीठी ठंड में हॉट चॉकलेट पीने गए। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर गए, मैंने नोटिस किया कि जयपुर बहुत ब्राइट लग रहा है। और इसकी वजह ये थी कि जब मैं हिमाचल में थी, वहां पे पीछे एक फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ था, जिसकी लाइट्स बहुत ज्यादा ब्राइट थी। तो मैंने जैसे ही अपना फोन निकाला, मैंने देखा कि मेरा चेहरा चमक रहा है। अब क्योंकि मैं हिमाचल में इतने टाइम से पोइट्रीज परफॉर्म कर रही थी, तो हर शाम मेरे अंदर परफॉर्म करने की इच्छा जगने लगी थी। तो इसलिए मैंने अपने भाई को बोला कि हम लोग एक वीडियो बनाते हैं। अब ऑफ कोर्स मेरे पास हिमाचल जितनी ऑडियंस तो नहीं थी, लेकिन एक कलाकार के लिए एक ऑडियंस भी काफी होती है। तो मैंने अपना फोन निकाला और मैंने उसको बोला कि मैं बोलूंगी अर्ज किया है, तू बोलना इरशाद, और मैं एक शायरी करूंगी और तेरे को जहां अच्छा लगे तू वाह वाह बोल देना। उसने बोला ठीक है, मेधांशु शायरी सुनेंगे, है ना। मैं बोलूंगी अर्ज किया, आपको बोलना है इरशाद, है ना। और जहां आपको अच्छा लगे वहां वाह वाह तो करना ही है, ठीक है। ओके, तो अर्ज किया है। नसीब की बात करके हम रो दिए, नसीब की बात करके हम रो दिए, जरा सी सांस भर के हम रो दिए। नसीब की बात करके हम रो दिए, जरा सी सांस भर के हम रो दिए। हाथ छूटने वाला है ये सोचकर, हाथ छूटने वाला है ये सोचकर, एक दूजे का हाथ पकड़ के रो दिए। क्या मालूम वो बुझे बुझे खुश रहते, क्या मालूम वो बुझे बुझे खुश रहते, दो चिराग शायद जल के रो दिए। और जो ऐसे बिखरे कि खुद को समेटे रखा, जो ऐसे बिखरे कि खुद को समेटे रखा, वो जब संभले तो संभल के रो दिए। और तेरे ना मिलने पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तेरे ना मिलने पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इबादतें रो दी मेरे सदके रो दिए। ये वो पहली कविता थी जो मैंने अपने भाई के साथ रिकॉर्ड की और 13 दिसंबर 2022 को मैंने ये वीडियो अपलोड किया। एक हफ्ते के अंदर उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ गए, मेरे पहले 1 लाख व्यूज। धीरे धीरे उस पे 5 लाख व्यूज आए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, और ऐसे करते करते आज के समय उस वीडियो पे 4.5 मिलियन व्यूज हैं। जब मैंने ये देखा कि फाइनली लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही है,
तो मैंने अगले 6 महीने तक सेम पैटर्न में वीडियोस डाले और धीरे-धीरे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 5,000 फॉलोअर्स से 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया। फिर अगले 1 साल में मैंने अपना एक ट्रैवल अकाउंट भी बनाया और शायरी और ट्रैवल पेज दोनों को साथ में ग्रो किया। आज मैं खुद के पेजेस मैनेज करने के साथ-साथ औरों के भी पेजेस मैनेज करती हूँ, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन बोथ। मैंने कंटेंट राइटिंग से लेकर क्रिएटिव राइटिंग तक हर जगह अपने हाथ-पैर मारे, पर राइटिंग का साथ नहीं छोड़ा। 2022 से 2024 तक मैंने बहुत सारे सही और गलत फैसले लिए हैं, लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं था जिसे लेकर या ना लेकर मुझे पछतावा हुआ हो। मैंने जिंदगी में अपना डाउनफॉल देखा है, खुद को लाइफ के लोएस्ट स्टेज पर देखा है और उस समय मैं घर से भाग गई थी। मगर उस एक बार भागने की वजह से आज मैं रुक कर, ठहर कर हर एक मुसीबत का सामना कर पाती हूँ। और अभी तक मैंने